कमरों सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए ये जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो इरपिन की हो, सूमी की हो, मिकोलेव की हो, जाटोमोर की हो या फिर खार्किव की हो, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि वर्तमान में यूक्रेन किस स्थिति में है। और यहाँ पर बहुत बड़ा बयान ज़ेलेंस्की का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया ऐसे ही दूर खड़ी रही तो हम सब हार जाएंगे। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दुनिया को हमें बचाना होगा। उनके इस बयान के मतलब, मायने, संकेत क्या समझे जाएं? देखिए, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स की बात मैं समझता हूं वो कर रहे हैं कि अगर रशिया उनके ऊपर हावी होकर उनको कब्जे में लेता है तो वो ये लड़ाई हार सकते हैं। और साथ में जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस सलाह दी है कि दोनों बैठकर डायरेक्ट बात करें, बिल्कुल मैं समझता हूं कि इसके साथ हमारे देश का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कद जो है इंटरनेशनली बहुत बढ़ता है और हमारी भूमिका इस लड़ाई के अंदर बहुत बैलेंस बनाए रखा है। हिंदुस्तान ने दोनों के बीच बैलेंस बनाकर रखा है। मैं आपके पास लौटूंगी ज़ेड तरार, में फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन राजेश पवार इस वक्त कीव से मेरे सहयोगी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हुए, राजेश, मौजूदा स्थिति क्या है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की ओर से यह बयान दिया जाना कि दुनिया में खतरे की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि दुनिया अगर ऐसे ही दूर रही तो हम सब हार जाएंगे, हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जब इस तरह का बयान देते हैं तो फिर इसके मतलब क्या समझे जाएं? राजेश, देखिए, मेरा मानना है कि जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का ये बयान है, ये एक बहुत हतोत्साहित आदमी का बयान है। वो काफी डिस्करेज हुए पड़े हैं क्योंकि वो काफी लंबे अरसे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाहर की दुनिया से मदद के लिए। पहले उन्होंने मदद मांगी कि बाहर के लोग आए और फॉरेन फाइटर्स आए और यूक्रेन के अंदर आके लड़े। फिर उन्होंने हथियारों की मदद मांगी, फाइनेंशियल एड मांगी। उसके बाद उन्होंने जो लास्ट रिक्वेस्ट नेटो से किया था वो था कि आप यहाँ नो फ्लाई जोन एनफोर्स करें यूक्रेन के आसमान में। लेकिन नाटो ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें क्लियर कर दिया कि वो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट भूमिका नहीं निभाएंगे। इसके बाद से जो मेरा मानना है, ज़ेलेंस्की काफी हतोत्साहित हैं और वो बार बार यूरोप को और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की नहीं है, ये लड़ाई बाद में यूरोप तक जाएगी और ये पूरी दुनिया की लड़ाई है। वो इसको इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश, क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरह की उम्मीद अमेरिका से, नाटो देशों से, यूरोपियन यूनियन से ज़ेलेंस्की की ओर से की जा रही थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं? सैन्य मदद उपकरणों के रूप में तो जरूर उनको मिल रही है, लेकिन जिस तरह की मदद को उनको उम्मीद थी कि रूस के खिलाफ ये तमाम देश उनके साथ खुलकर खड़े रहेंगे, वो स्थिति इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। क्या इस वजह से आपने कहा ये हतोत्साहित बयान है यूक्रेन के प्रेसिडेंट का? जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो यूक्रेन की एक बड़ी डिमांड थी कि उसको एयरक्राफ्ट दिए जाएं, खासकर जो सोवियत मेड के हैं। तो पीछे एक खबर भी आई थी कि पोलैंड जो है कुछ मिग 29 विमान यूक्रेन को देगा, लेकिन बाद में पोलैंड ने उसका खंडन कर दिया, तो उसको अब जहाज भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है कि उन्होंने जो चीज डिमांड की, जो मेन इक्विपमेंट डिमांड किया था, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वो उनको नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूक्रेन को यह लग रहा है या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को यह लग रहा है कि उनके अलाइज उनको अकेला छोड़ दिया है रूस से लड़ने के लिए, और जितने सपोर्ट की उनको उम्मीद थी उनसे वो उन्हें नहीं मिला है और कहीं ना कहीं वो अकेला फील कर रहे हैं इस वक्त। और यही कारण है, मैं देखता हूं कि इसी तरह का प्रेशर जो है आगे चलकर उनको बातचीत के लिए भी बाध्य करेगा और इसी के बाद कुछ मध्य रास्ता निकल